हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो, या फिर किसी भी स्टेट का TGT PGT हो, GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली, सेकंड ऑप्शन है स्कूल, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार पर, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय पर, थर्ड ऑप्शन है समुदाय पर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन किस पर निर्भर करती है? फैमिली पर भी, स्कूल पर भी एंड कम्युनिटी पर भी। ऑल ऑफ दीज किस पर? विद्यालय पर भी, परिवार पर भी एंड समुदाय पर भी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द इक्वेशन या फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट IQ। बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है स्टर्न, सेकंड ऑप्शन है विनी, थर्ड ऑप्शन है टर्मन, फोर्थ ऑप्शन है स्पेयरमैन। बताइए किसने विकसित किया था बुद्धि लब्धि IQ का इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला? किसने डेवलप्ड किया था? विच ऑप्शन इज करेक्ट? टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज, सेकंड ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड ऑप्शन है एटीट्यूड, फोर्थ ऑप्शन है वैल्यूएशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है बोध, थर्ड ऑप्शन है अभिवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? एटीट्यूड, अभिवृत्ति। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर मेनली बेस्ड ऑन। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है थिंकिंग पावर, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिविटी, फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग स्किल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्मरण पर, सेकंड ऑप्शन है चिंतन शक्ति पर, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता पर, फोर्थ ऑप्शन है लेखन कौशल पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑब्जेक्टिव टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः किस पर बेस्ड होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? मेमोरी पर, स्मरण पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटीट्यूड डेवलप्स इन स्टूडेंट्स वाइल वर्किंग इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किन दृष्टिकोण का विकास होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्थेनिक, सेकंड ऑप्शन है साइंटिफिक, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सौंदर्यात्मक, सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है व्यवसायिक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? किसका होता है? साइंटिफिक का, वैज्ञानिक का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वन फैक्टर थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है वैसलर्स थ्योरी, थर्ड ऑप्शन है थ्रस्टन थ्योरी, फोर्थ ऑप्शन है सैंपल थ्योरी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है वैसलर सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है थ्रस्टन सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी नहीं है? सैंपल थ्योरी, प्रतिदर्श थ्योरी। क्यों? क्योंकि वन फैक्टर थ्योरी, बैचलर थ्योरी एंड थ्रस्टन थ्योरी ये क्या है? एक थ्योरी के टाइप्स हैं ये। इस पर इन्होंने इंटेलिजेंस पर एक थ्योरी है इन पर। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं वन फैक्टर थ्योरी क्या है। एल्बर्ट्स विनी
प्रपोज्ड द वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको किसने डेवलप्ड किया था? एल्बर्ट बिनी ने इसको डेवलप्ड किया था। किसको? वन फैक्टर थ्योरी को। किसकी? इंटेलिजेंस की। ऑल्सो नोन एज द सिंगल फैक्टर और बेनिफैक्टर थ्योरी, और इसको सिंगल फैक्टर और बेनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। बिनीज थ्योरी स्टेट्स दैट इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड ऑन टू ऑल एस्पेक्ट्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसमें बताया है कि जो इंटेलिजेंस होती है उसकी बस एक एबिलिटी होती है, सिंगल एबिलिटी होती है, जो सभी टास्क पर अप्लाइड की जा सकती है। एंड दैट पीपल हु आर प्रोफिशिएंट इन वन एरिया, और जो लोग किसी एक एरिया में प्रोफिशिएंट होते हैं उनको शुड ऑल्सो बी प्रोफिशिएंट इन अदर एरियाज, उनको अदर एरियाज में भी प्रोफिशिएंट होना चाहिए या कुशल होना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं। एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसे एकल कारक या लाभकारी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। बिने का सिद्धांत बताता है कि बुद्धि एक एकल क्षमता है जिसे सभी कार्यों पर लागू किया जा सकता है, और जो लोग एक क्षेत्र में कुशल हैं उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डेविड वैशलर्स थ्योरी देख लेते हैं। इसको डेवलप किया था? डेविड वैशलर ने इसको दिया था। वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, हु बिकम वेल नॉन फॉर हिज इन्वेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या थे? एक वेल नॉन व्यक्ति थे। किसमें? अपने इंटेलिजेंस टेस्ट के इन्वेंशन में। दैट इवेल्युएट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, जिन्होंने क्या किया था? इवेल्युएट किया था कॉग्निटिव एबिलिटीज को। किसमें? एडल्ट्स में एंड चिल्ड्रंस में। द थ्योरी ही हैड रिगार्डिंग इंटेलिजेंस वॉज दैट इट इज़ एन इफेक्ट रादर दैन अ कोज। इनका कहना क्या था? इनकी थ्योरी किसके रिगार्डिंग थी? कि जो इंटेलिजेंस का इफेक्ट था उसके रादर दैन कोज, इसके कारण ज़्यादा थे, सॉरी कारण के कारण के बजाय इसके इफेक्ट ज़्यादा पड़ते थे। एंड एन नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट, और इनका मानना था कि जो नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर हैं उन्होंने भी उनका भी जो डेवलपमेंट में है कंट्रीब्यूशन उनका होता है, कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर का भी। हिंदी में देख लेते हैं। डेविड वैशलर एक मनोवैज्ञानिक थे जो वयस्कों और बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने वाले बुद्धि परीक्षणों के अपने आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। बुद्धि के बारे में उनका सिद्धांत यह था कि यह एक कारण के बजाय प्रभाव है, मतलब इनका कारण के बजाय इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और गैर बौद्धिक कारक इसके विकास में योगदान करते हैं। मतलब जो नॉन इंटेलेक्चुअल फैक्टर हैं वो इसके डेवलपमेंट में भी योगदान करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लुइस लियोन थ्रस्टन proposed theory in 1930s that intelligence is composed of several different factors। इन्होंने क्या था? एक थ्रस्टन की थ्योरी थी जो किस पर थी? इंटेलिजेंस थ्योरी थी, जो कब प्रपोज्ड की गई थी? 1930s में प्रपोज्ड की गई थी। द 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन थ्रस्टन्स मॉडल थ्रस्टन मॉडल्स में क्या बताया गया था? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई गई थी, जिनको मिलकर क्या था? ये इंटेलिजेंस थ्योरी बनाई गई थी। वो कौन से थे? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड एंड रीजनिंग। ये 7 मॉडल्स कौन से थे? मेंटल एबिलिटीज़ कौन सी थी? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पेशल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परसुएशन स्पीड एंड रीजनिंग। इन 7 को मिलकर क्या बनाई गई थी? एक इंटेलिजेंस थ्योरी को इन्होंने तैयार किया था। हिंदी में देख लेते हैं। लुइस लियोन थ्रस्टन ने 1930 के दशक में सिद्धांत प्रस्तावित किया था कि बुद्धिमत्ता कई अलग अलग कारकों से मिलकर बनी है। थ्रस्टन के मॉडल में 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जैसे मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्या सुविधा, स्थानिक दृश्य, साहचर्य स्मृति और अवधारणात्मक गति और तर्क थी। इन्होंने इन चीज़ों को, इन 7 फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चिल्ड्रन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले इन विच दे pretend that one object is another object and imagine a series of complex events and actions. This occurs at the age of। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को।
बच्चे सांकेतिक खेल में व्यस्त रहते हैं जिसमें वे ये मानते हैं कि एक वस्तु कोई और वस्तु है और उसमें वे बहुत सारी जटिल घटनाओं के क्रम और गतिविधियों की कल्पना करते हैं। यह किस एज में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 4, सेकेंड ऑप्शन है 4 to 5, थर्ड ऑप्शन है 5 to 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 to 7। बताइए किस एज में होता है ये, जिसमें बच्चे प्रिटेंटिव प्ले या इमेजिनेशन करके खेलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी एज ग्रुप में होता है? 3 से 4 वर्ष की आयु में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ड्रामेटिक प्ले इसको क्या कहा जाता है। इसको इंडिपेंडेंट प्ले भी इसको सिंबॉलिक प्ले भी कहा जाता है या प्रिटेंड प्ले भी कहा जाता है। ड्रामेटिक प्ले दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज टू रिप्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट्स, एक्शन और आइडियाज़। इसमें क्या करते हैं बच्चे एक ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस के प्ले के थ्रू खेलते हैं अपने आइडियाज जिसके द्वारा वो अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ऑल्सो नॉन एज प्रिटेंड एंड सिम्बॉलिक प्ले, इसको सिम्बॉलिक प्ले और प्रिटेंड प्ले भी कहा जाता है। इट सपोर्ट्स क्रिएटिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल इमोशनल स्किल्स। इसके द्वारा किसी बच्चे के क्या डेवलपमेंट होता है? क्रिएटिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल इमोशनल स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। हिंदी में देख लेते हैं नाटकीय खेल, ऐसा खेल जिसमें वस्तुओं, क्रियाओं और विचारों का उपयोग करके अन्य वस्तुओं, क्रियाओं या विचारों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसे दिखावा या प्रतीकात्मक खेल के रूप में भी जाना जाता है। यह रचनात्मक, भाषा विकास और सामाजिक भावनात्मक कौशल का समर्थन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लेइंग अलोन। अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल प्ले, सेकंड ऑप्शन है स्पेक्टेटर प्ले, थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट प्ले, फोर्थ ऑप्शन है रैंडम प्ले। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समानांतर प्ले, सेकंड ऑप्शन है दर्शक प्ले, थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्र प्ले, स्वतंत्र खेल, फोर्थ ऑप्शन है बेतरतीब खेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें बच्चा अकेला खेलता है या उसको प्लेइंग अलोन भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा खेल है? इंडिपेंडेंट प्ले, स्वतंत्र खेल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं इंडिपेंडेंट प्ले क्या होता है। इंडिपेंडेंट प्ले व्हेन अ चाइल्ड प्लेज अलोन, जब बच्चा अलोन खेलता है, अकेला खेलता है। इट कैन फोस्टर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव प्ले। ये क्या है? ये फोस्टर इमेजिनेशन को बनाता है, डेवलप करता है और क्रिएटिविटी को प्ले करता है या उसका भी डेवलपमेंट करता है। बिल्ड पेरिस्टेंसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके द्वारा क्या होती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्ड किया जा सकता है। एंड टीच पेशेंस एंड रेजिलेंस, और इसके द्वारा पेशेंस और रेजिलेंस को सिखाया जा सकता है, इसका भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट प्ले इज़ नॉट अनसुपरवाइज्ड प्ले, ये क्या है? एक अनसुपरवाइज्ड प्ले इनको नहीं कहा जाता है या अनसुपरवाइज्ड प्ले ये नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट प्ले इज़ व्हेन चिल्ड्रन प्ले बाय देमसेल्व्स विद अ पेरेंट नियर बाय। इसमें क्या होते हैं? वह अपने खुद के साथ खेलते हैं और उनके आसपास उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं स्वतंत्र खेल। जब बच्चा अकेला खेलता है तो यह कल्पना और रचनात्मक खेलों को बढ़ावा दे सकता है, दृढ़ता और समस्या समाधान कौशल का निर्माण कर सकता है और धैर्य और लचीलापन सिखा सकता है। स्वतंत्र खेल बिना निगरानी वाला खेल नहीं है। स्वतंत्र खेल तब होता है जब उसके माता पिता के साथ अकेले खेलते हैं, मतलब कह सकते हो उसके माता पिता उस पर निगरानी रखते हैं पर वो खेलते अकेले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्ले स्टाइल व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड अदर चिल्ड्रंस बट प्लेज अलोन एंड डज नॉट प्ले अटेंशन टू अदर्स। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस खेल शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चों के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता? फर्स्ट ऑप्शन है समानांतर, फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल प्ले, सेकंड ऑप्शन है प्लेइंग अलोन, थर्ड ऑप्शन है ग्रुप प्ले, फोर्थ ऑप्शन है नेगोशिएटेड प्ले। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है समानांतर खेल, सेकंड ऑप्शन है अकेले खेलना, थर्ड ऑप्शन है सामूहिक खेलना, फोर्थ ऑप्शन है बातचीत करके खेलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा खेल शैली में ऐसा होता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चों के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता? वह पैरेलल प्ले, समानांतर प्ले कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल प्ले इन्वॉल्व्स 2 और मोर चिल्ड्रंस प्लेइंग साइड बाय साइड विदाउट इंटरेक्टिंग। ऐसे प्ले वे होते हैं जिसमें 2 और 2 से अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं, साइड बाय साइड खेलते हैं, बट विदाउट इंटरेक्शन, बिना किसी इंटरेक्शन के। चिल्ड्रन में ऑब्जर्व अदर चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड और मिमिक देयर एक्शंस। वे क्या करते हैं, वे एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं प्लेग्राउंड में और मिमिक करते हैं उनके एक्शंस को। पैरेलल प्ले इज कॉमन अमंग चिल्ड्रंस, ये क्या है, कॉमन प्ले है चिल्ड्रंस में हु हैव नॉट डेवलप्ड बॉडी अवेयरनेस एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल, जिसके द्वारा बॉडी अवेयरनेस को और सोशल इंटरेक्शन को डेवलप नहीं किया जा सकता है। हिंदी में देख लेते हैं समानांतर खेल, वे 2 या 2 से अधिक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं लेकिन आसपास में कोई बातचीत नहीं करते। बच्चे खेल के मैदान में दूसरे बच्चों को देख सकते हैं या उनकी हरकतों की नकल कर सकते हैं। समानांतर खेल उन बच्चों में आम हैं जिन्होंने शरीर के बारे में जागरूकता, सामाजिक संपर्क कौशल विकसित नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ गेम कॉल्ड इन विच चिल्ड्रन हैव टू प्ले द सेम गेम बट डोंट हैव टू जॉइन ईच अदर। खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही खेल खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिटरी प्ले, सेकंड ऑप्शन है कोऑर्डिनेटेड प्ले, थर्ड ऑप्शन है एसोसिएटिव प्ले, फोर्थ ऑप्शन है रैंडम प्ले। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है खेल अकेले खेलना, सेकंड ऑप्शन है समन्वित खेलना, थर्ड ऑप्शन है सहचर्य खेलना, फोर्थ ऑप्शन है बेतरतीब खेलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। खेल के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को एक ही साथ खेलना होता है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं होता। ऐसे खेल को क्या कहा जाता है, ऐसे खेल को सॉलिटरी प्ले या अकेले खेलना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गेम कॉल्ड विच इन्वॉल्व्स सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी गेम, सेकंड ऑप्शन है एसोसिएटिव गेम, थर्ड ऑप्शन है प्रैक्टिस गेम, फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंट गेम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संवेदी खेल, सेकंड ऑप्शन है सहचर्य खेल, थर्ड ऑप्शन है अभ्यास खेल, फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्र खेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेंसरी गेम, संवेदी खेल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज टू प्ले डू चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग एंड टेकिंग टर्न्स। हिंदी में देख लेते हैं, खेल के इस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप प्ले, सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड प्ले, थर्ड ऑप्शन है एसोसिएटिव प्ले, फोर्थ ऑप्शन है पैरेलल प्ले। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामूहिक खेल, सेकंड ऑप्शन है समन्वित खेल, थर्ड ऑप्शन है सहचर्य खेल, फोर्थ ऑप्शन है समानांतर खेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रुप प्ले या सामूहिक प्ले कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनेटर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ रेपिटेशन ऑफ गेम वर। खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर एंड शीलर, थर्ड ऑप्शन है मैकडोगल, फोर्थ ऑप्शन मैकडोगल, थर्ड ऑप्शन है स्टैनली होल, फोर्थ ऑप्शन है ग्रॉस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। रेपिटेशन थ्योरी ऑफ गेम के ओरिएंटेटर या प्रवर्तक कौन थे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन थे, स्टैनली होल। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एज ऑफ 2 years अ चाइल्ड प्लेज गेम्स। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप गेम्स, सेकंड ऑप्शन है पैरेलल गेम्स, थर्ड ऑप्शन है पैरेलल गेम्स। ओके, ये 2 ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं, इसको कट कर देना आप। थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामूहिक खेल, सेकंड ऑप्शन है समानांतर खेल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है, कौन सा खेल खेलता है, पैरेलल समानांतर खेल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न गेम्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बच्चे खेल कूद इस क्रम से सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्ले अलोन, सेकंड ऑप्शन है प्ले कोऑपरेटिवली,
फर्स्ट ऑप्शन है प्ले अलोन, प्ले कोऑपरेटिवली, प्ले पैरेलल। सेकंड ऑप्शन है प्ले अलोन, प्ले पैरेलली, प्ले कोऑपरेटिवली। थर्ड ऑप्शन है प्ले पैरेलली, प्ले अलोन, प्ले कोऑपरेटिवली। फोर्थ ऑप्शन है प्ले कोऑपरेटिवली, प्ले पैरेलली, प्ले अलोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अकेले खेलना, सहकारी खेलना, समानांतर खेलना। सेकंड ऑप्शन है अकेले खेलना, समानांतर खेलना, सहकारी खेलना। थर्ड ऑप्शन है समानांतर खेलना, अकेले खेलना, सहकारी खेलना। फोर्थ ऑप्शन है सहकारी खेलना, समानांतर खेलना, अकेले खेलना। बताइए क्या क्रम इसमें से फॉलोइंग ऑर्डर कौन सा है, किसका चिल्ड्रंस कैसे खेल खेलना सीखते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्ले अलोन, प्ले पैरेलली एंड प्ले कोऑपरेटिवली। कैसे सीखते हैं, पहले वे अकेले खेलते हैं, फिर समानांतर खेलते हैं, फिर वे सहकारी खेल खेलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ विच टाइप ऑफ गेम्स। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी गेम्स। सेकंड ऑप्शन है प्लेयर्स। थर्ड ऑप्शन है प्लेइंग विद टॉयज। फोर्थ ऑप्शन है डे ड्रीमिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खोज वाले खेल। सेकंड ऑप्शन है खिलाड़ी। थर्ड ऑप्शन है खिलौनों के साथ खेलना। फोर्थ ऑप्शन है दिवा स्वप्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की व्यवस्था है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्लेयर्स की, खिलाड़ी की, सॉरी खिलौनों के साथ खेलना। किस तरह की अवस्था है, खिलौनों के साथ खेलना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर रेडी फॉर स्कूलिंग एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग विद फ्रेंड्स। विकास के किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने में व्यतीत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंसी। सेकंड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड। फोर्थ ऑप्शन है लेट चाइल्डहुड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था। सेकंड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था। थर्ड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किस विकास के किस अवस्था में बालक स्कूल शिक्षा के लिए तैयार होते हैं और अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलना शुरू करते हैं। वह कौन सी अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड। कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनफोकस्ड इंटरेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स। विकेंद्रित अन्योन क्रिया सामान्यतः इसे उभारती है। फर्स्ट ऑप्शन है आई कॉन्टैक्ट। सेकंड ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है स्मेल। फोर्थ ऑप्शन है साउंड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आंखों को मिलाना। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक निकटता, शारीरिक भाषा। थर्ड ऑप्शन है गंध। फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अनफोकस्ड इंट्रैक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता है, अनफोकस्ड इंट्रैक्शन में आई कॉन्टैक्ट, आंखों को मिलाना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट द टर्म पर्सनैलिटी इज यूज्ड साइंटिफिकली टू डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ गिवन इंडिविजुअल एट अ गिवन टाइम। इट रेफर्स टू अ टोटली एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल थ्रू सोशलाइजेशन। किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर समाजीकरण के उत्पाद को अभिदिष्ट करने में दिया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिक माध्यम से प्राप्त सामग्री से संबंधित है। यह डेफिनेशन किसने दी है। फर्स्ट ऑप्शन है हरलोक। सेकंड ऑप्शन है ला पियरे फैंसवर्थ। थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर। फोर्थ ऑप्शन है नन। बताइए किसने दी थी ये परिभाषा। इनमें से किसी ने भी नहीं, नन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी स्केल वॉज डेवलप्ड बाय होम। व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉयड। थर्ड ऑप्शन है आइजैक। फोर्थ ऑप्शन है कैटल। फोर्थ ऑप्शन है किनले। बताइए किसका पर्सनैलिटी स्केल को डेवलप किया था, व्यक्तित्व मापनी को डेवलप किया था। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कैटल ने। किसने किया था, कैटल ने। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज टू मेजर ब्लैंक के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस। सेकंड ऑप्शन है पर्सनैलिटी। थर्ड ऑप्शन है इमोशंस। फोर्थ ऑप्शन है मैच्योरिटी।
हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तित्व, थर्ड ऑप्शन है संवेग, फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कि मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है, किसके मापन हेतु, पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू एजुकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है। फर्स्ट ऑप्शन है रूरल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन है अर्बन स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन है गर्ल्स, फोर्थ ऑप्शन है बैकवर्ड स्टूडेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, सेकंड ऑप्शन है शहरी छात्रों को, थर्ड ऑप्शन है बालिका छात्रों को, फोर्थ ऑप्शन है पिछड़े हुए छात्रों को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है, किसको शिक्षित करना है, रूरल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन certified by the certifying officer as having more than 40% of the specialized disabilities termed as। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति को 40% से अधिक उल्लिखित अशक्तता को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, सेकंड ऑप्शन है पर्सन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, थर्ड ऑप्शन है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है पर्सन विद सीरियस इम्पेयरमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनेक अक्षमताओं वाला व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट अक्षमता वाला व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन है गंभीर क्षति सीरियस इम्पेयरमेंट वाला व्यक्ति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लिखित अशक्तता को क्या कहा जाता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन हु हैव प्रॉब्लम्स इंटरेक्शन विद द ग्रुप ऑफ कम्युनिकेटिंग देयर वांट्स एंड नीड्स आर कॉल्ड। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स, सेकंड ऑप्शन है इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन है ऑल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाह्यकारी समस्याएं, सेकंड ऑप्शन है अंत्यकारी समस्याएं, थर्ड ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स, अंत्यकारी समस्याएं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलो व्हाट एज ग्रुप आर चिल्ड्रन कोल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 18 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 21 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 22 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 18 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 21 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 22 वर्ष। बताइए किस एज ग्रुप के व्यक्ति या किस एज ग्रुप के बच्चों को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में लाया जाता है, कहा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, किसने को, 18 ईयर्स के, 18 वर्ष के। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।